हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2B जो बात करता है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस को हिंदी में प्रतिग्रहण कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, केस लॉ के माध्यम से देखा जाए। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट talks about the acceptance when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. यानी कि जब किसी व्यक्ति को जो प्रस्तावना जिसे की जाती है वह उस आशय से अपनी सम्मति अपनी एसेंट दे देता है, तब यह कहा जाता है कि उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो गया है। When the person to whom the proposal is made, यानी कि जिसे प्रपोजल किया गया है, person to whom the proposal is made, ये नहीं कि दूसरे तीसरे के द्वारा, जिसे प्रपोजल किया गया है, जिसे प्रस्ताव दिया गया है उसी के द्वारा। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. अब हम लोग समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एक्सेप्टेंस, यानी कि किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। देयर आर फॉलोइंग इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस। द फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड सेकेंड इज द कम्युनिकेशन शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यानी कि पहला एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो प्रपोजल किया हुआ है उसे उसके प्रतिग्रहण की संसूचना होनी चाहिए, और दूसरा वह एक्सेप्टेंस जो है वह एब्सोल्यूट होना चाहिए या अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेंस may be expressed or implied. Acceptance may be in the form of the express word, means either it may be in written form or it may be in a spoken form, or may be signified through the conduct, और आचरण के द्वारा भी एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। मतलब एक्सेप्टेंस जो है वह एक्सप्रेस वर्ड से भी हो सकता है, चाहे वह शब्दों के द्वारा हो सकता है, चाहे वह लिखा गया शब्द हो, चाहे वह बोला गया शब्द हो, और वह आचरण से भी हो सकता है। तो आचरण से जो एक्सेप्टेंस होता है उसे इम्प्लाइड कहते हैं, बल्कि जो शब्दों से इधर वो लिखे गए हों या फिर बोले गए हों उन्हें एक्सप्रेस कहते हैं। इन एवरी केस देयर शुड बी सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन और ओवर्ट एक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस। यानी कि एक्सेप्टेंस हो रहा है उसका कुछ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, या फिर उस एक्सेप्टेंस के फर्दरेंस में उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चले कि उसके द्वारा उस प्रस्ताव का, उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस किया गया है। केस लॉ देखते हैं हम लोग। ब्रोजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी 1877 का केस है। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि मियर मेंटल डिटर्मिनेशन टू एक्सेप्ट इज नॉट इनफ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप कोई एक्सप्रेस वर्ड, इम्प्लाइड कंडक्ट ऐसे से आपने कुछ शो नहीं किया है कि वेदर यू एक्सेप्टेड द प्रपोजल और नॉट, खाली दिमाग में सोचा हुआ है, then in that situation mere mental determination to accept is not enough। यानी कि केवल आप दिमागी तौर पर अंदर ये सोच के बैठे हुए हैं कि आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, तो वह जो है पर्याप्त नहीं होगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। फिर कम्युनिकेशन इज नॉट नेसेसरी। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता है। इन ऑल केसेस ऑफ जनरल ऑफर द एक्सेप्टेंस इज यूजुअली बाय कंडक्ट। जनरल ऑफर के सीन में यूजुअली ऐसा होता है, साधारणतया ऐसा होता है कि एक्सेप्टेंस कंडक्ट के द्वारा ही मान लिया जाता है कि एक्सेप्टेंस उस कंडीशन को यदि फुलफिल कर दिया है
तो उसके द्वारा उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कर लिया गया है। Section 8 of the Indian Contract Act provides that the performance of the condition of proposal is an acceptance of the proposal। यानी कि कोई कंडीशन परफॉर्म करने की उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं कि कोई ऐसा जो कंडीशन हम लगा रहे हैं यदि उसे कोई फुलफिल करता है और किसी व्यक्ति के द्वारा वैसा कंडीशन पूरा कर दिया जाता है तब यह माना जाएगा कि उसने उस कंडीशन को पूरा करके उसका एक्सेप्टेंस कर लिया है। केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का केस। तो इस केस में एक दवा व्यापारी ने यह प्रिंट में जो है ऐसा उसने डिस्क्लोज किया कि जो कोई मेरे दवा को प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से यूज करेगा उस दवा को यूज करने के बाद भी यदि उसे इन्फ्लुएंजा पकड़ता है तो उसे कुछ रुपए दिए जाएंगे। तो एक व्यक्ति ने प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से ही ये दवा यूज किया और उसे इन्फ्लुएंजा पकड़ा। तो यहाँ कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि उसने उस कंडीशन को पूरा किया है, इसलिए उसने इस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कर लिया है, अतः उसे वह पैसा मिलना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला, कम्युनिकेशन टू ऑफरर हिमसेल्फ। यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक्सेप्टेंस का, वह ऑफरर यानी कि जो प्रपोजर है, जो वचनदाता है, वचन करता है, उसे ही देना चाहिए। अ कम्युनिकेशन टू एनी अदर पर्सन देन द ऑफरर इज नो कम्युनिकेशन इन द आई ऑफ लॉ। यानी कि आप ऐसे व्यक्ति को अपना एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, तो उस केस में एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। केस है फेल्दौस वर्सेस बिंडले का। द नेफ्यू इंटेंडेड हिज अंकल टू हैव द हाउस बट हैड नॉट कम्युनिकेटेड this to the uncle. Instead, he told the auctioneer not to sell the horse as it was already sold to his uncle. Held that the communication to a stranger like the auctioneer will not do. In this case, the communication was not done to proper one. यानी कि एक भतीजे ने जो ऑक्शनियर था उसे जाके यह बोला कि इस घोड़े को नहीं बेचना क्योंकि यह घोड़ा मैं अपने अंकल को बेच चुका हूँ, लेकिन ऑक्शनियर के द्वारा वह घोड़ा बेच दिया जाता है। तो उसके अंकल उस पर वाद लाते हैं। तो यहाँ यह कहा गया कि कम्युनिकेशन जो है वह ऑक्शनियर को किया गया था, अंकल को नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ जो है इसके इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी। अब अगला हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन मस्ट बी बाय एक्सेप्टर। यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है कम्युनिकेशन उसी के द्वारा जाना चाहिए। Any information received from an unauthorized person or any third person has no meaning in the eye of law। यानी कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस की सूचना दी जा रही है जो या तो अनऑथराइज्ड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, उसके द्वारा एक्सेप्टेंस की सूचना दिया जाना कोई मतलब नहीं रखेगा विधि की नज़र में। केस लॉ के माध्यम से हम लोग इसे समझते हैं कि कैसे जो है एक्सेप्टेंस की सूचना यदि जो एक्सेप्टर है उसके द्वारा न दी जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। केस है पावेल वर्सेस ली, 1908 का केस है, 1908। इन दिस केस द प्लेंटिफ वाज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन ए स्कूल। यानी कि एक स्कूल में प्लेंटिफ जो था वह अपॉइंट किया गया था एज ए टीचर, and the information of the appointment was given to him unobviously by some staff। और उसके नियुक्ति की सूचना स्कूल के कुछ स्टाफ के द्वारा अनऑफिशियली दी गई थी कि आप हमारे स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट हो गए हैं। Later the manager of the school cancelled his appointment by resolution। चूंकि मैनेजर के द्वारा अभी कोई सूचना दी नहीं गई थी, केवल अनऑफिशियली तौर पे उसके कुछ स्टाफ ने उसको बताया हुआ था। बाद में होता क्या है कि मैनेजर ने रेजोल्यूशन से उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। इन दिस केस द प्लेंटिफ sued him for breach of contract but subsequently failed। तो इस केस में प्लेंटिफ के द्वारा स्कूल के ऊपर वाद लाया गया जब उसके
अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया। ये था कि इनकी तरफ से पहले ही हमें सूचना दी जा चुकी थी कि हम एज ए टीचर इनके स्कूल में अपॉइंट हो चुके हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, मैनेजर साइड से जो एक्सेप्टर है वहाँ से एक्सेप्टेंस की सूचना नहीं गई थी, बल्कि अनऑफिशियली तौर पे किसी ने आपको सूचना दी थी। इसलिए जो है कोर्ट ने इस सिद्धांत को माना कि जो एक्सेप्टर है एक्सेप्टेंस की सूचना उसी के द्वारा दी जानी चाहिए, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ प्लेंटिफ को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। Section 7 of the Indian Contract Act provides that the acceptance has to be made in a manner prescribed by the proposer। यानी कि प्रपोजर ने कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया है स्पेशली, तब एक्सेप्टेंस उसी मैनर में जाना चाहिए। इफ एनी स्पेशल मैनर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड देन द कम्युनिकेशन मे बी बाय एनी यूजुअल मैनर। यानी कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 7 यह बात करता है यदि प्रपोजर के द्वारा कोई स्पेशल वे बताया गया है कि आप एक्सेप्टेंस की सूचना मुझे इसी माध्यम से दीजिएगा, जैसे फ़ोन करके दीजिएगा, लेटर के माध्यम से दीजिएगा, अथवा हमें ईमेल करिएगा, तब यदि ऐसी कुछ बातें लिख के वो भेजता है कि मुझे एक्सेप्टेंस की सूचना ईमेल के माध्यम से मिलनी चाहिए, या फिर मुझे इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से मिलनी चाहिए, फैक्स के माध्यम से मिलनी चाहिए, तो उस एक्सेप्टेंस की सूचना उसी तरीके से आनी चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसा स्पेशल मैनर नहीं बताया गया है प्रपोजर के द्वारा, तो उस दशा में कम्युनिकेशन में भी बाय एनी यूजुअल मैनर, तब जो है एक्सेप्टेंस की सूचना किसी भी माध्यम से दी जा सकती है। अब हम लोग समझते हैं कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, यानी कि एक्सेप्टेंस की सूचना, प्रतिग्रहण की सूचना कब पूरी हो जाती है। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट दिस इशू। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की सूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वह जिस व्यक्ति को बनाई जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल देना है, उसके नॉलेज में आ जाता है, तब प्रपोजल की संसूचना पूर्ण हो जाती है। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। और प्रतिग्रहण की सूचना तब पूरी होती है दो केस में, एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। यानी कि प्रपोजर के अगेंस्ट यह तब पूरी हो जाती है जबकि इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन उस लेटर को रख दिया जाता है और एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो जाता है, एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। और एक्सेप्टेंस की सूचना एक्सेप्टर के विरुद्ध तब पूरी हो जाती है जब वह प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। यानी कि ए प्रपोज करता है बी को एक घर को बेचने के लिए एक निश्चित रकम पर, एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब पूरा हो जाता है जब जिसे बी, यानी कि जिसे प्रपोजल किया जा रहा है, उसे वह लेटर प्राप्त हो जाता है। अगला इलस्ट्रेशन है बी एक्सेप्ट्स इज प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। यानी कि बी उसके लेटर को जो उसने प्रपोज किया हुआ है कि वह घर बेचना चाहता है, उस लेटर को उसने सेंड कर दिया। बी एक्सेप्ट्स द ए प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। यानी कि बी के द्वारा जिससे वह प्रपोजल किया गया है वह एक्सेप्ट करता है, वह उसे प्राप्त करता है लेटर। अब देखिए द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। प्रतिग्रहण की सूचना कैसे पूर्ण होगी, कब पूर्ण होगी? एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। यानी कि प्रपोजल के खिलाफ एक्सेप्टेंस की संसूचना तभी पूर्ण हो जाती है जब उस लेटर को पोस्ट कर देता है। बट एज अगेंस्ट बी
when the letter is received by A। लेकिन जो एक्सेप्टर है उसके विरुद्ध तब पूरी होती है जबकि उस लेटर को ए के द्वारा, यानी कि जो प्रपोजर है, जो प्रस्तावक है, जो प्रस्थापना किया है, वह रिसीव कर लेता है, तब वह एक्सेप्टर के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं इंटोस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। In this case, the parties were in the presence of each other. Say two person across a river, यानी कि एक व्यक्ति जो है नदी के इस पार है, दूसरा व्यक्ति नदी के उस पार है, उनके बीच में ऑफर और प्रपोजल चल रहा है। One sought an offer but did not hear another reply because of an aircraft noise, यानी कि एक जहाज उसके ऊपर से गुजरती है, तो जब एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर करता है तो उसके ऊपर से जो है हवाई जहाज गुजरती है, जिसकी आवाज के कारण सामने वाले ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये आवाज वह नहीं सुन पाता है। Then there was no contract at that moment। To be a contract, acceptance has to be shouted again and heard by the other। यहाँ चूंकि वह उसके एक्सेप्टेंस को नहीं सुन पाया, इसलिए जो है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाया। यदि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना था तो दोबारा जब हवाई जहाज चली गई तो फिर से अपना एक्सेप्टेंस चिल्ला के उसे बताना था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्टेंस का पहला एसेंशियल। अब जो है हम लोग दूसरे एसेंशियल एलिमेंट को, जो कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का होता है, उसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।